हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत तेजी से हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ताकि जिन बच्चों का 18 तारीख को फिजिक्स का या 21 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है वो लोग बेहतरीन तरीके से पेपर को करके आ पाए। सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम BDKDN BSc पे पहुंचाए जा रहे हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा BDKDN BSc। पहली यूनिट हम करा चुके हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी। आज हम लोग दूसरी यूनिट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखेंगे, प्लस इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको भैया पूरे नंबर बनाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे। तो आइए सर शुरू करते हैं। लगभग 70 क्वेश्चंस इस यूनिट से हमने लगाए हैं, यहाँ पे एक एक करके सारे आपको समझाएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए भाई, It is not possible to convert heat into work completely by any device. This statement is, ये स्टेटमेंट किसने क्या कहा है कि पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और रियलिटी यही है कि जितनी हम हीट दे रहे हैं क्या उतना काम होगा? नहीं होगा सर। मोटरसाइकिल में हम लोग तेल डालते हैं, क्या पूरा का पूरा तेल हमारे जो हम मोटरसाइकिल का मेन काम के चलना है, लेकिन उसमें मोटरसाइकिल का इंजन गर्म भी होता है, कुछ उसमें खर्च हो जाता है। मान लीजिए धुआं निकलने लगा, कुछ उसमें खर्च हो जाता है। बहुत गाड़ी में चलते समय आवाज आ रही है, कुछ उसमें, वो भी सब से आएगा ना। यानी पूरी एनर्जी जितनी दी जाती है, हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। इस बात को कहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होता है ये? S बराबर होता है Q अपॉन T, जिसमें बात की जाती है S माने एंट्रोपी की। किसकी बात की जाती है? एंट्रोपी की। इससे रिलेटेड 50-72 क्वेश्चन भैया मेरे, अगर आपको सेकंड यूनिट में इंपॉर्टेंट पूछना तो एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा आपको, ठीक है। एंट्रोपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िएगा, ठीक भाई। अगला देखते हैं। हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट अपने आप नहीं जा सकती। बिल्कुल सही बात है। हमेशा आप छूते हैं, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जाती। इसे किसने कहा? क्लासियस ने कहा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। इससे कम से कम आपको 10 मल्टीपल चॉइस मिलने चाहिए। अगर आप ये 70 तैयार कर लेते हैं तो 10 आराम से मिल जाएंगे, ठीक है भाई। द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, अब देखिए उसी का उल्टा आ गया, एक पढ़ा एक के संग एक फ्री। हीट इटसेल्फ कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कह रहा है हीट सकती है फ्लो हो किसमें? ठंडे से गर्म में अपने आप, जो गलत है, नहीं हो सकता। यानी इसका डी वाला ठीक है भाई, सही है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्रेसेस किसे दिखाता है? तो हमने अभी आपको बताया। बताइए सेकेंड लॉ क्या होता है? S बराबर Q अपॉन T। S बराबर Q अपॉन T, यानी, और S माने क्या होता है? एंट्रोपी। S माने क्या होता है भाई? एंट्रोपी होता है। इसका मतलब सेकेंड लॉ किसे दिखाता है? एंट्रोपी को दिखाता है। सेकेंड लॉ किसे दिखाता है बता दीजिए भैया। S बराबर Q अपॉन T, यानी S माने क्या होता है? एंट्रोपी। मतलब सेकेंड लॉ दिखाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को, ठीक है भाई। द यूनिक फंक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज, कौन सी चीज है जो एक पॉइंट फंक्शन है? हमने आपको पिछले में बताई थी इंटरनल एनर्जी, पिछली यूनिट में, ठीक है। और यहां पे 4 विकल्प है, वर्क, हीट, एंट्रोपी। एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है सर। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी जब रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तो क्या नहीं बदलता है? तो इंटरनल एनर्जी यू रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं सर, गड़बड़ हो गया। क्या होगा? एंट्रोपी। एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। कोई भी चेंज एंट्रोपी में जब नहीं होगा तब वो कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर उसका उल्टा देखो, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, उसका उल्टा हो गया। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग लगाएंगे सर, ठीक है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज, क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि हमने कहा ही क्या, जब एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा तब एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। तो यानी एडियाबेटिक प्रोसेस कब कहलाएगा? जब एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। मतलब कितना होगा? 0 होगा। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? आइसो मतलब समान, ठीक। तो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक होता है, क्योंकि इसमें जो है एंट्रोपी में चेंज नहीं होता। वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। मान के चलिए इन 5-6 क्वेश्चन में से एक पेपर में आ जाएगा, ठीक भाई। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का मात्रक क्या होता है? तो जूल पर केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम, क्लासियस के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको बताया क्या होता है? एंट्रोपी में चेंज 0 होता है। और हमने आपको यह भी बताया कि S बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q अपॉन T एकदम पूरे प्रोसेस के लिए कितना हो जाएगा? 0, यानी पहला वाला विकल्प इसका सही है सर, ठीक है। डेल्टा Q अपॉन T का मान 0 होगा। इन अ रिवर्स साइकिल फिर वही dQ अपॉन T की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वही क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल आसान है।
फॉर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम द ट्रू स्टेटमेंट इज, क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द फंक्शंस ऑफ स्टेट। पहली यूनिट में हमने आपको इंटरनल एनर्जी बताया था, सेकंड यूनिट में हमने आपको एंट्रोपी बता दिया। दोनों कैसे हैं, पॉइंट फंक्शन है, दोनों वाला विकल्प सही है सर, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल इज, यानी जो कंप्लीट कार्नोट साइकिल में जो चेंज होता है उसमें एंट्रोपी कितनी होती है, तो अभी हमने आपको बताया 0 होती है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा बार बार। द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल इज, क्या होता है जब अलजेब्रिक सम निकाला जाता है सारी एंट्रोपी का, तो 0 आएगा। पूरी कार्नोट साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए क्या होता है, 0 ही होगा सर, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं है तो हमेशा एंट्रोपी का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ते चले जाना, जो सवाल अभी आएंगे वो हम आपको लगवा देंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे और बहुत आराम से आप बेहतरीन पेपर करके आएंगे। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन ईच इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, क्या होता है, इंक्रीजेस, बढ़ती है सर, ठीक। अभी हमने ऊपर लिखवाया भी था पॉजिटिव होती है, देखिए पॉजिटिव का मतलब बढ़ती है। The change in entropy in a complete cycle of an irreversible engine is, पॉजिटिव होती है, वही क्वेश्चन 2 बार आ गया। The value of entropy in an irreversible adiabatic process, फिर वही आ गया, इंक्रीज, बढ़ेगी यार एंट्रोपी अगर इरिवर्सिबल कुछ भी है। The change in entropy of working substance in Carnot cycle is, 0 होता है, वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। A piece of ice is added to water, एक्चुअल में एंट्रोपी होती क्या वही बता दे रहे हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अभी यहाँ पे हम 100 बच्चों को बिल्कुल ऑर्डर में लाइन से बैठा दें तो एंट्रोपी का मान कम होगा, लेकिन हम क्या करें, अंधाधुंध तरीके से लोग आगे पीछे ऊपर नीचे लाद दें तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी एंट्रोपी का मतलब सरल भाषा में होता है डिसऑर्डर, बोले तो चेंज, ठीक भाई। तो अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन अ कप, एंट्रोपी का मान क्या होगा, एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दिया गया तो क्या अव्यवस्था बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी मतलब एंट्रोपी भी बढ़ेगी। देखिए इसका विकल्प होगा इज इंक्रीज्ड, ठीक। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती है, बढ़ती है यार। जितने भी अव्यवस्था लगातार बढ़ेगी ही, चाहे किसी भी लेवल पे देख लो, तो हर नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है लगातार बढ़ती है, ठीक भाई। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे उसे लिखा जा सकता है, तो हमने आपको बताया था dQ/T की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, ठीक है भाई। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, भाई Q बराबर, अभी हमने आपको बताया S बराबर Q/T होता है, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, S × T हो जाएगा, ठीक। Q बराबर S × T हो जाएगा, ये देखिए सर, Q बराबर TdS कह लो या फिर S × T कह लो। अ कार्नोट साइकिल ऑन TS डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड, T और S का जो डायग्राम है वो क्या दिखाता है, तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। आइसोथर्मल ऑन अ TS डायग्राम आर लाइंस पैरेलल एक्सिस, इसे समझने के लिए आप ये चित्र देखिए सर, ठीक है। ये देखिए आइसोथर्मल होता क्या, यहां देखो कहां गया, ये आइसोथर्मल। आइसोथर्मल वो होता है जब टेम्परेचर नहीं बदलता, तो उसे समझने के लिए देखिए इस वाले चित्र को आप देखें, जब हम लोग यहां पर हैं तब भी यही टेम्परेचर है, यहां आ गए तब भी यही है, यहां आ गए तब भी यही है, यहां आ गए तब भी यही, यहां आ गए तब, यानी आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इतना ही बना हुआ है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो हमने लिख दिया आइसोथर्मल में क्या होता है, लाइंस पैरेलल टू एस एक्सिस, यानी ये क्या है, ये T है, ये क्या है, ऐसा, इस वाले के पैरेलल अगर लाइन चल रही है इस तरीके से तो हम लोग उसे कहेंगे वो आइसोथर्मल है, क्योंकि S का मान तो बढ़ रहा है, देखिए ये मान तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू उतनी ही बनी हुई, यानी आइसोथर्मल है। और अगर इस तरीके की लाइन आ जाए तो S की वैल्यू सेम रहेगी, तब T का मान बढ़ेगा तो उसे कहेंगे एडियाबेटिक, क्योंकि जब T कांस्टेंट होता है तो वो आइसोथर्मल होता है, S कांस्टेंट होता है तो उसे कहते हैं एडियाबेटिक। ऐसा अगला है एडियाबेटिक ऑन, तो क्या होगा, देखिए लाइंस पैरेलल टू T एक्सिस, ये देखो टेम्परेचर के पैरेलल हो जाएगी तो उसे कह देंगे हम लोग T एक्सिस के पैरेलल है एडियाबेटिक। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट TS डायग्राम इज, ठीक है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो अभी हमने ऊपर लिखा है सीधी लाइन है, T नहीं बदल रहा, मतलब ये क्या है, आइसोथर्मल है, यानी इसका A वाला विकल्प सही है। द करेक्ट रिलेशन फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज, कंप्लीट साइकिल के लिए करेक्ट रिलेशन क्या है, PV बराबर TdS होता है, PdV बराबर TdS, डायरेक्ट आप याद कर लेंगे। ऑन अ TS डायग्राम द एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट, क्या दिखाता है, तो हमने आपको उस दिन भी बताया था, जो एरिया होता है वो वर्क को दिखाता है, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क दिखाएगा। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें मिलेंगे आपको आगे, ठीक है। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड एंट्रोपी एक्सिस ऑन TS डायग्राम रिप्रेजेंट, क्या दिखाता है, तो हीट ट्रांसफर दिखाता है, सेम है सर, ठीक है। इस तरीके का सवाल हमने आपको बताया था कल, ठीक है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो जरूर देखें, बाकी टेलीग्राम पे इसकी वीडियो PDF सब कुछ हम शेयर कर
कर देंगे। कह रहा अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे ले गए, ठीक है, थ्रो 3 डिफरेंट पाथ, 3 अलग अलग तरीके से, ए सी बी से गए हैं, ए बी से गए हैं और ए डी बी से गए हैं। मिनिमम पूछ रहा है, हमने कहा जो नीचे का एरिया होता है वही वर्ग के बराबर होता है, ऊपर वाले के भैया अगर मैक्सिमम पूछता तो ये वाली, क्योंकि नीचे का एरिया ज्यादा होता, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर यहां से जाएंगे तो इतना सारा एरिया इसके नीचे मिल जाएगा, तो मान ज्यादा हो गया। अगर हम नीचे से जाएंगे यहां से तो इतना ही एरिया मिलेगा, और ये मिनिमम ही पूछ रहा है, तो ए डी बी ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ए डी बी, सी वाला विकल्प इसका सही है। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है। 3 डिफरेंट पाथ, ए सी बी से गया है, ए बी से, हीट ट्रांसफर्ड इन दीज 3 प्रोसेसेस क्या होंगे। तो वही अपना ऊष्मा गतिकी का दूसरा वाला भी नियम हम लोग लगाएंगे, क्या होता है, एस बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। यहां पे देखिए इधर क्यू बराबर एस इंटू टी। तो अगर मान लिया हम लोग निकालते हैं, चलो यहां से चलते हैं, इधर से यहां गए, तो जब यहां से हम लोग यहां गए तो 3t में से गया 1t। देखिए सर फार्मूला होता है एस बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। एच चलो पहले इसके लिए निकालते हैं, तो जब यहां से यहां गए तो 3 में गया 1t, कितना बचा 2t1, ठीक है। और s की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां गए हैं तो यहां क्या है 4s1 और इधर क्या s1, 4 में गया 1s1, कितने बचे 3s1, तो 3 दूनी 6 t1s1। पहले तो विकल्प से मिला लिया करो, किसी में 6 t1s1 देखो ये मिल रहा है इस तरीके से, इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसके लिए निकाल लेंगे, ठीक, इसके लिए निकालेंगे, यहां से जाएंगे सर, ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे, जो आसानी से इसका पहला वाला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आप मान रख के निकालते, परिवर्तन देखना पड़ता है कहां से कहां तक है सर, ठीक भाई। उसी तरीके से ये स्लोप आप देख लेंगे, ठीक है, कि जो टीएस डायग्राम करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, तो बी वाला आइसोकोरिक कर्व जो है वो आइसोबारिक वाले के गुणनफल के बराबर होता है गामा, यानी सरल भाषा में बी बराबर पी इंटू गामा, ठीक भाई। उसके बाद इन टीएस डायग्राम ये आप स्लोप देख लेंगे, हमने आपको कल भी बताया था ये आइसोथर्मल है, सीधी लाइन है, ठीक है। कल वाले जो यूनिट थी उसमें भी ये बना हुआ है, पहला आइसोथर्मल है, उससे कम होता है आइसोबारिक, सबसे कम होता है आइसोकोरिक, या उसी को एडियाबेटिक कह देते हैं। For the same initial state and the same increases in entropy, increase in entropy, the process corresponding to the ascending order of heat transfer are, बढ़ते हुए क्रम में, ascending order का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, एंट्रोपी के ऑर्डर में, तो इसका डी वाला सही है। एडियाबेटिक में चेंज 0 होता है, उससे ज्यादा आइसोकोरिक, उससे ज्यादा आइसोबारिक, सबसे ज्यादा आइसोथर्मल। वो देखिए ऊपर चित्र बना दिया हुआ है, सबसे ज्यादा आइसोथर्मल ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। अब यहां देखिए ये सवाल आ गया, इस सवाल को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा भाई। देखो, if the latent heat of fusion of ice 80 calories per gram, then the change in entropy when 10 ग्राम of ice, देखो भैया 80 कैलोरी जो है वो पर ग्राम है, कितने ग्राम दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, सीधी बात है, विकल्प का क्वेश्चन है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पर ग्राम 80 है तो 10 ग्राम का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक है, आपको बताना है कि क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, एंट्रोपी बराबर होता है एस बराबर क्यू अपॉन टी होता है दोस्त, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या किया, एस लिखा, क्यू का मान कितना आ जाएगा बताओ 800 ग्राम, ठीक है। फार्मूला लगा लेंगे, ये क्या देगा, इफ द लेटेंट हीट, ठीक है भाई, क्यू का मान कितना रख लिया हमने 800, ठीक है, बटे में टी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना रख लिया हमने 273 रख लिया, क्योंकि टी बराबर होता है 0 प्लस का 273, ठीक है। कहां से बदल दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। इसे हमने भाग दिया, ठीक है, भाग देंगे तो अपनी जो भी वैल्यू निकल के आए, ठीक है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो देखिए यहाँ पे भाग दे रहे थे, 2 एक कम 2, लगभग 3 दूनी 6, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग कटेगा 2.93 बार, इसका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। देखो कितना आराम से, कतई भी डरने की जरूरत नहीं। बताओ फार्मूला क्या होता है, एस बराबर क्यू अपॉन टी। यार हमें हमेशा यही लगता रहता, हालांकि आप लोग बड़े हो गए बीएससी सेकंड सेमेस्टर, लेकिन हमें यही लगता था कि बच्चा यार बोरा ना बन जाए। यहां देखो क्यू का मान कैसे निकाला हमने, कह रहा 1 ग्राम के लिए 80 है, तो 10 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा केल्विन में लेते 273 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 273। क्यू का मान कितना रख देंगे 800, नीचे कितना रख देंगे 273, काट देंगे कितना आंसर आएगा 2.93। ये वाला विकल्प इसका सही है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं, एक और सवाल दे रखा है भाई, 2 ग्राम जो है वो बर्फ है, जरा देखिए यार आदमी,
2 ग्राम आइस कन्वर्ट इनटू 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एम की वैल्यू दे रखी है 2 ग्राम। हर आदमी ध्यान से देखें, ठीक है। एम की वैल्यू दे रखी है 2 ग्राम, ठीक। कितने में दे रखा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टी तो हटा दो। फार्मूला होता है Q बराबर M इंटू एल। Q बराबर होता है M इंटू एल। M कितने ग्राम है? 2 ग्राम है। लेटेंट हीट जो होती है वो होती है 334। कितनी होती है? 334 वाटर के लिए। एल है यहाँ पे लेटेंट हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ ये कैसे ले आया सर जी? ये जल के लिए इतनी होती है, ठीक भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यू का मान कितना निकाल लिया? 300 लगभग आ गया, कितना? 668 आ जाएगा। लेकिन ये जो 668 मान आएगा ये जूल में आएगा। काय में आएगा? जूल में आएगा। जूल को अगर हमें कैलोरी में बदलना है तो हम इसे 4.2 से भाग दे देंगे। 4.2 से भाग देंगे, एक अंदाजा निकाल दें। अगर हम यहाँ पे लगभग 600 यानी 150 के करीब जो भी आए 160 के करीब आएगा मान, यानी क्यू का मान कितना होएगा? 160। और नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना रखोगे? 273। भाग देंगे तो लगभग आएगा 0.586 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लगाएं। Q बराबर M इंटू एल। एल का मान 334 रखें जो जल के लिए होता है। जब ये आप निकालेंगे तो ये जो 668 आएगा ये जूल में आएगा। इसे 4.2 से भाग देंगे तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो Q का मान होगा। T का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम लोग 273 जोड़ देंगे तो जो बन जाएगा केल्विन। जो हमने यहाँ से मान निकाला होगा वो Q है, बटे में 273। जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.586। ठीक भाई, बिल्कुल आसान है, आराम से आप इसे कर लेंगे। अगला भी सेम ही है, देखिए 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ये देखिए कितना आसान है मेरे भाई। क्या देखो Q बराबर, बताइए क्या, S बराबर Q अपान T। कह रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कितनी है बताओ? 540। 1 ग्राम है तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, ठीक है। बटे में कितना है? 100, लेकिन 100 में 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 373। इसे काट देना भाई, जब काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.44 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फार्मूलों पे सवाल, और ये सवाल पेपर में आपको मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ds का मान 0 होता है, ठीक है। क्लोज सर्किट के लिए आपको पता होना चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम up to absolute zero through the limited process in an ideal condition also this statement, ये स्टेटमेंट किसने दिया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। असंभव है किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करना अगर जो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है, अप टू उसके ऊपर है, ठीक है, थ्रू द लिमिटेड प्रोसेस एंड आइडियल कंडीशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट वैसे भी अगर आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी में नहीं याद करेंगे। स्टेटमेंट अगर आपको थ्योरी भी लिखनी होती तो इंग्लिश, क्योंकि स्टेटमेंट का मतलब ही किसी ने कुछ कहा है उसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उसे इंग्लिश में ही लिखें आप सर, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ टिक मार का तो चांदी है आपकी। डी वाला भी वही है सर, देखिए वही है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस। अगर टी की वैल्यू 0 तो एज कांस्टेंट होगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भाई देखिए, टी की वैल्यू 0 गोस टू है तो एस की वैल्यू 0 के करीब होगी। सेम है सर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये देखिए टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी बी होता है फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है, ठीक, पता होना चाहिए। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है? F बराबर U माइनस का TS। U इंटरनल एनर्जी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है और F क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है, ठीक है। गिब्स फंक्शन को कहा लिखते हैं, ये सारी चीजें पता कर लेना भाई। G बराबर H माइनस का TS। करेक्ट रिलेशन कौन सा है? तो G बराबर U प्लस PV माइनस का TS। द आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक फंक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, कब होता है? जब वो गिब्स फंक्शन होता है। आइसोथर्मल मतलब समतापी, और समदाबी प्रक्रम जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होती है जब गिब्स फंक्शन कांस्टेंट होता है। द इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा गलत है? तो G बराबर H प्लस TS गलत है, क्योंकि G बराबर क्या होता है? H प्लस PB होता है, ठीक, तो ये वाला गलत है। मैक्सवेल के 3-4 रिलेशन होते हैं, इनमें आप रिलेशन देख लेंगे, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, ये जो भी हैं। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये वाला मोस्ट वांटेड है भैया, इस पे लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यही वाला 1 नंबर आपका पक्का रहेगा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इसके ऊपर वाली मैक्सवेल की इक्वेशन, ये आएंगी ही आएंगी। 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी, अगर आप सिर्फ इन्हें भी देख के जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ें। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी किसके लिए? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, ये जो यहाँ के 5-6 क्वेश्चन है क्लासियस क्लैपेरॉन, पढ़ लेना मेरे भाई, यही आएंगे। बी डी पी अपॉन डी टी बराबर एल अपॉन टी वी माइनस का, ठीक है सर।
अब यहाँ पे देखिए ये सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, इन्हें आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अ पीस ऑफ आइस विद वॉल्यूम V1 मेल्टेड इनटू वाटर इनटू वॉल्यूम V2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा हो जाएगी सर, ठीक है। व्हेन प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ आइस इज इंक्रीज, बर्फ के टुकड़े का अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ टू पीसेज ऑफ आइस आर प्रेस्ड टुगेदर, एक संग में दो बर्फ के टुकड़े दबाए जाएं, अ सिंगल पीस इज फॉर्म्ड ऑन रिलीजिंग द प्रेशर, द फिनोमिनन इज नोन बाय रेगुलेशन बोलते हैं इसे सर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर रिलेशन है कि एडियाबेटिक थर्मल वाले को बोलते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल आगे देखिए, थर्मल वाले को ET से लिखते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट को ES से लिखते हैं। ET अपॉन ES क्या रिलेशन क्या होगा, तो फार्मूला होता है ET, इसमें तो कोई सभी सही है, ठीक है। ES अपॉन ET बराबर गामा, याद रखो आप, ठीक है। ये वाला रिलेशन आप ऐसे करके ES अपॉन ET बराबर होता है गामा, और गामा बराबर होता है CP अपॉन CV। दो रिलेशन याद रखो, उन्हीं में यह फिट हो रहा है, सब सही है। द आइसोथर्मल, अब देखिए यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी है, 1.4 है, ठीक है। आइसोथर्मल यानी जो ET की वैल्यू दे रखी है और ES पूछ रहा है, फार्मूला क्या होगा, ES अपॉन ET बराबर क्या होता है, गामा, ठीक। अगर इसे उधर भेज देंगे तो 14 दूनी 28, 2.8, पहला वाला आंसर इसका सही है। इन फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे, आराम से लगाएं। फिर बता दे रहे हैं, ET आइसोथर्मल है, ये एडियाबेटिक है, गामा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक भाई। करेक्ट कौन सा है, पहचान लेंगे आप, पहला वाला है जूल केल्विन एक्सपेंशन, दूसरा क्या, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कितना होता है, 2A अपॉन RV होता है। जूल थॉमसन के लिए कंडीशन दे रखी है, ऑन द इन्वर्जन कर्व द जूल थॉमसन कोफिशिएंट इस कितना, 0 होता है। और एक रिलेशन है, C वाला सही है, इसका आप इसे देख लेंगे, जो म्यू कहलाता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये भी मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको विकल्प में मिल सकता है। सरल भाषा में कहें तो यहाँ पूरी यूनिट में हमने आपको यहाँ पे लगभग 70 के करीब विकल्प बता दिए हैं, 69, लेकिन 2-3 चीजें इसमें मोस्ट वांटेड हैं। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन इफेक्ट से रिलेटेड जो भी हो मत छोड़िएगा, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मत छोड़िएगा, मैक्सवेल इक्वेशन मत छोड़िएगा। इस तरीके के 3-4 टॉपिक्स रिलेटेड जो भी इसमें मल्टीपल हैं उन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं, सारे हमने आपको 1 to 1 बता दिए हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाइए BD Academy BSc सर्च कर लीजिए, सारे सवाल जितने इसमें थे हमने लगाने की कोशिश की है। कल वाला भी एक पहला क्लास पब्लिक कर चुके हैं, दोनों को मन लगा के पढ़िए और 18 तारीख को पेपर बेहतरीन होगा, इस बात की जिम्मेदारी है सर, ठीक है। बाकी और भी जितनी ज्यादा रिसर्च आप कर सकते हैं करते रहिए, काफी मेहनत लगती है इन चीजों को ढूंढने में, रिसर्च करने में और वीडियो पोस्ट करने में। कुछ बच्चे कह भी रहे थे सर फर्स्ट सेमेस्टर वाली ऑडियंस आप सेकंड वाली क्यों डाल रहे हैं, बात ऑडियंस कौन सी है उसका नहीं है यार, बात यह है कि क्या 10 बच्चों का भी कल्याण हो रहा है, अगर हाँ तो बात खत्म हो गई। इस तरीके की 8 यूनिट हैं, देखिए 2 यूनिट्स आपके पास पहुंच गई, टोटल 5-6 यूनिट्स बची हैं, वो भी बना देंगे, आप आराम से देख के जाएंगे, जलवा काट के पेपर में आएंगे, हमें भी याद रखेंगे, बात खत्म हो गई। लौट के आना, फिर आराम से 3rd सेमेस्टर शुरू करेंगे, आप भी पढ़ना हम भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।